लेकिन सिंगल के बाद में जब डबल हो जाते हैं, है ना, सिंगल के बाद में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे कोई एक स्टूडेंट रहता है या कोई विद्यार्थी रहता है या कोई व्यक्ति रहता है जो जब शादी नहीं करता तब तो वो सिंगल रहता है, जब शादी नहीं करता वो क्या है, वो सिंगल है, वो आजाद परिंदा है। सीखना, जागरूकता और शिक्षा ही इस चैनल का उद्देश्य है। द इशू सर एक शिक्षक हैं जिनकी विशेषज्ञता जटिल विषयों को सरल और वस्तुनिष्ठ तरीके से मानचित्र के आधार पर समझाने में निहित है। चलो करते हैं अब स्टार्ट, है ना। तो हमने कल ये देखा था, पदार्थ हमने पूरा पढ़ लिया था, यानी कि मैटर की दो अवस्था होती है, एक तो भौतिक यानी कि फिजिकल होता है, एक रासायनिक यानी कि केमिकल होता है। और भौतिक अवस्था जो होती है उस भौतिक अवस्था को हमने 5 भागों में विभाजित कर दिया है ना। एक तो होता है आपका ठोस, एक कौन होता है, ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस, और चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कल इसको जो है हमने अच्छे से समझ लिया था, ये जो पांचों अवस्था है इनको बहुत अच्छे से हमने समझ लिया था। सभी साथी जुड़ जाए, है ना। और कमेंट के माध्यम से अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। बिल्कुल आपकी कमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, और अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ओके, है ना। तो हम बात करते हैं भौतिक यानी कि फिजिकल चेंज की। तो इसके 5 अवस्था होती है, एक तो ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, प्लाज्मा होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसर। आपको मैंने कल समझाया था ठोस क्या होता है, जिसका आकार और आयतन जो होता है वह निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। और ये जो ठोस होता है, अगर ठोस के उदाहरण की हम बात करें, कुछ एग्जाम्पल की बात करें, हम सम एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो वह एग्जाम्पल होंगे आपके, जैसे पत्थर ठोस होता है, लोहा ठोस होता है। उसके पश्चात हमने द्रव की बात करी थी, द्रव एक लिक्विड फॉर्म में होता है ना। इसका जो आकार होता है, आकार की अगर बात करेंगे तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन इसका निश्चित होता है। इसका जो आयतन है, वॉल्यूम जो है वह इसका निश्चित होता है। तो ये जो द्रव है, इसके अगर उदाहरण की हम बात करेंगे तो ये पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, डीजल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ सकती है। उसके पश्चात अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस तो आपको पता है ना, तो इसका आकार निश्चित होता है, ना ही इसका आयतन निश्चित होता है, ना तो इसका शेप फिक्स होता है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ये जो है ये बाहर निकलते से ही भागने की कोशिश करती है इधर उधर, ना तो इसका आयतन सेम होता है और ना ही इसका जो शेप है यानी कि जो आकार है वो सेफ होता है। प्लाज्मा की अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मा एक ऐसा तत्व है, अगर हम बात करें कि भौतिक जो है आपका, उसकी एक ऐसी अवस्था है प्लाज्मा कि इसमें हाई एनर्जी होती है, यानी कि उच्च तापमान होता है, इसमें हाई टेम्परेचर होता है। और जो कण होते हैं, जो परमाणु हैं, वह हाई टेम्परेचर अगर उनको दिया जाता है तो परमाणु जो होते हैं वह गैसीय अवस्था में आ जाते हैं, आयनित होकर आयनाइजेशन होता है उनका, और फिर किस अवस्था में आते हैं, गैसीय अवस्था में आते हैं। अगर प्लाज्मा जो होते हैं, प्लाज्मा में जो परमाणु के कण हैं, अगर इनको हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान दिया जाए तो यह आयनित होकर जो है यह गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा। तो यह प्लाज्मा अवस्था है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की मैंने बात करी थी, इसकी जो खोज करता है वह सत्येंद्र नाथ बोस है। कौन है इसके खोजकर्ता? सत्येंद्र नाथ बोस है। सत्येंद्र नाथ बोस जो है वह एक अंग्रेजी अखबार को बोलते हैं कि आप जो है हमारा सिद्धांत छाप दीजिए, तो अंग्रेजी अखबार जो है उनका सिद्धांत नहीं छापता है। उस टाइम पे ब्रिटिश का शासन था, तो अंग्रेजी अखबार उनका सिद्धांत नहीं छापता है। ये एक लिफाफा बनाते हैं, वो पोस्ट के माध्यम से अपना जो सिद्धांत है यह आइंस्टीन को प्रेषित कर देते हैं, आइंस्टीन को भेज देते हैं। आइंस्टीन सोचता है कि भाई साहब ये तो गजब की बात है, मतलब आपको जानकर ताजुब होगा कि एक गुलाम देश में एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इतना खतरनाक सिद्धांत दे दिया। और ये जो व्यक्ति है, इनके सिद्धांत को फिर जो है आइंस्टीन जो है वह पब्लिश्ड करते हैं, सभी के सामने पेश करते हैं। तो इसीलिए सोचिए उस टाइम पे ईमानदारी कितनी थी, उस टाइम पे इतनी ईमानदारी थी कि जो आइंस्टीन साहब है वह सत्येंद्र नाथ जो बोस है, इनका सिद्धांत जो है पब्लिश्ड करते हैं, पूरी दुनिया में फैलाने का काम करते हैं। तो इसीलिए सत्येंद्र नाथ बोस कहते हैं कि आपने मेरे सिद्धांत को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है, तो आज से ये जो सिद्धांत है इसका नाम हम देंगे, आपका नाम भी इसके साथ में जोड़ेंगे। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इस सिद्धांत का नाम क्या हो जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब होता है कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है बहुत ठंडा, कोल्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ठंडा होता है। इसको जो है बहुत ठंडे टेम्परेचर यानी कि परम शून्य ताप मतलब सर्वाधिक ठंडे टेम्परेचर पर इसको ठंडा किया जाता है, वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है वो। और 273 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हम जब इसको ठंडा करते हैं, 273 डिग्री सेल्सियस को जब हम ठंडा करते हैं, उसके बाद में जो इनका जो पदार्थ बनेगा उसी को अपन बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोल देंगे अपन इसको? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और आप सभी ने देखा होगा कि जो त्रिक नियम है,
त्रिक नियम यानी कि अगर जो बर्फ है उसको हम टेम्परेचर देंगे तो वो जल बन जाएगा, और जल को अगर टेम्परेचर देंगे तो वो आपका गैस बन जाएगा, गैस को अगर अपन ठंडा करेंगे तो वो जल बन जाएगा, और जल को और ठंडा करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा। सब बातें कौन बताते हैं? वह बताते हैं बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेव, है ना, सत्येंद्रनाथ बोस बताते हैं। इसकी खोजकर्ता कौन है? सत्येंद्रनाथ बोस है। तो ये सारी की सारी जो ये प्रक्रिया जो है, ये भौतिक अवस्था की जो प्रक्रिया है, ये कल हमने समझी थी। आज हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि रासायनिक चेंज किस प्रकार का होता है, यह कौन कौन सा होता है, ये हम समझ लेते हैं यहाँ पर और बढ़ते हैं फिर आगे। रासायनिक की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो रासायनिक आधार पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये भी 3 प्रकार का होता है। इसकी अवस्था कितने प्रकार की होती है? तो इसकी अवस्था जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, यह आपको याद रखना है। इसकी अवस्था कितने प्रकार की होगी? तो इसकी अवस्था जो होती वह 3 प्रकार की होगी। वह कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होगी। कौन कौन सी होगी? एक तो इसमें होगा आपका तत्व, एक कौन सा होगा? एक इसमें होगा आपका तत्व, एक तो तत्व होगा, तत्व, है ना। तत्व को हम एलिमेंट कहेंगे, तत्व को हम क्या कहेंगे? तत्व को हम एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट, तत्व को हम एलिमेंट कहेंगे। क्या आप सभी को दिखाई दे रहा है ना? ओके। अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट के माध्यम से जवाब दे सकते हो, है ना। तत्व एक तो होगा, इसमें रासायनिक आधार पर एक तत्व होगा, दूसरा होगा यौगिक। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? यौगिक हो जाएगा, दूसरा यौगिक होगा। यौगिक को हम कहेंगे कंपाउंड, यौगिक को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड, कंपाउंड, है ना, इसको हम कंपाउंड कहेंगे। और एक जो होगा आपका, एक और जो अवस्था होगी, वह अवस्था होगी आपकी, देखिए, एक तो होगा तत्व, एक होगा यौगिक, और एक हो जाएगा आपका मिश्रण। एक कौन सी अवस्था होगी? एक अवस्था जो होगी आपकी वह मिश्रण होगी। इसको हम इंग्लिश में मिक्सचर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? मिक्सचर, है ना। तो ये मिक्सचर होगी। अब तत्व क्या है कि तत्व की अगर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे हम यहाँ पर आगे जाके, फिर मैं फैक्ट लिखा दूंगा आपको, पॉइंट यहाँ पर मैं लिखा दूंगा, है ना। मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? फैक्ट लिखा दूंगा। अगर हम तत्व की बात करते हैं तो जो अकेला हो उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। जिसमें किसी का भी मिश्रण ना हो, जो बिल्कुल क्या हो? अकेला हो, उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। जैसे कि मेरी बात सुनो कि सोडियम क्या है? सोडियम क्या है? तत्व है। सोडियम क्या है? तत्व है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन भी क्या है? तत्व है ना। तो और ये जो जितने भी तत्व हैं, इन सभी को पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है। जितने भी तत्व हैं, इन सभी को कहां पर रखा जाता है? तो इन सभी को जो है पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है। पीरियोडिक टेबल का आपने नाम सुना होगा कि जितने भी सारे तत्व हैं उन्हें कहां पर रखते हैं? पीरियोडिक टेबल में रखते हैं, है ना। तो सारे के सारे तत्व वह होते हैं जिनमें कोई मिश्रण ना हो, जिनके साथ में कोई भी उपलब्ध ना हो, उसे क्या कहते हैं? तत्व है ना। जो भी सिंगल होता है उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, है ना। जो भी सिंगल व्यक्ति होगा उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। तो सोडियम भी क्या है आपका? तत्व है। क्लोरीन भी आपका क्या है? तत्व है। लेकिन सिंगल के बाद में जब डबल हो जाते हैं, है ना, सिंगल के बाद में क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जैसे कोई एक स्टूडेंट रहता है, या कोई विद्यार्थी रहता है, या कोई व्यक्ति रहता है, जो जब शादी नहीं करता तब तो वो सिंगल रहता है। जब शादी नहीं करता वो क्या है? वो सिंगल है, वो आजाद परिंदा है। लेकिन जैसे ही वो शादी करता है, जैसे वो क्या करता है? शादी करता है, जैसे ही भैया वो शादी करता है, शादी करने के बाद में वो डबल हो जाएगा। शादी करने के बाद में क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, है ना। तो जब शादी से पहले तो वो क्या था? सिंगल था। तो सिंगल जो रहेगा उसे तत्व कहेंगे। शादी के बाद में कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो शादी के बाद में जब डबल होगा तो उसे हम कहेंगे, देखो, तो उसे हम यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम यौगिक कहेंगे। देखिए यहाँ पर उसे हम कहेंगे यौगिक, है ना। तो यहाँ पर जो है 2 तत्व हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 तत्व हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, एक तो हमने सोडियम को ले लिया, एक तो हमने किसको ले लिया? सोडियम को ले लिया, और एक ले लिया हमने क्लोराइड, है ना। तो आपका हो चुका है सोडियम क्लोराइड। क्या हो चुका है? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या हो चुके हैं? डबल हो चुके हैं, है ना। तो एक तो होता है तत्व, जो जिसमें कोई मिश्रण ना हो उसे तत्व कहते हैं, और जिसमें मिश्रण हो जाए, ठीक है ना। अगर इसकी परिभाषा हम देखेंगे तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना है। कौन सा अनुपात होना चाहिए? निश्चित अनुपात होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कंपाउंड, यानी कि NaCl कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? NaCl। जिसका फॉर्मूला हो उसे यौगिक कहेंगे। जिसका फॉर्मूला हो उसे क्या कहेंगे? हम यौगिक कहेंगे। और जिसका फॉर्मूला नहीं हो उसे हम मिश्रण कहेंगे। मिश्रण किसे कहते हैं? तो मिश्रण की अगर बात करते हैं तो वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो, और किसी भी अनुपात में बना हो। यहाँ पर तो निश्चित अनुपात होगा, लेकिन यहाँ पर किसी भी अनुपात में बना हो, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। जैसे मेरी बात सुनो, मिल्क की हम बात करेंगे, जैसे कि हम दूध की अगर बात करते हैं, तो क्या दूध का कोई फॉर्मूला है? दूध का कोई फॉर्मूला नहीं। शरबत का कोई फॉर्मूला है? शरबत का कोई फॉर्मूला नहीं है।
शरबत का कोई फॉर्मूला नहीं है ना। तो ये हो चुके हैं आपके रासायनिक आधार पर 3 होंगे, तत्व होंगे, यौगिक होंगे और मिश्रण होंगे। अब ये जो तत्व की बात करेंगे हम, तो तत्व भी 3 प्रकार का होता है। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व 3 प्रकार के होते हैं। आज इसको निपटा ही देते हैं चैप्टर को। तत्व जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तत्व 3 प्रकार के होते हैं भाई साहब, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तत्व की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो तत्व कितने प्रकार के होंगे? तत्व आपके 3 प्रकार के होंगे। तत्व आपके कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे, है ना। कौन कौन से होंगे यह भी हम देख लेते हैं। कौन कौन से होंगे यह भी हम देख लेते हैं, फिर मैं फिक्स कर दूंगा इसको। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक तो होगा धातु। तत्व में कौन होगा? एक तो होगा धातु, एक होगा आपका अधातु। एक कौन सा होगा? अधातु, है ना। और एक होगा आपका उपधातु। एक कौन सा होगा? उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु, है ना। धातु, अधातु, उपधातु। धातु को हम बोलेंगे मेटल। धातु को हम क्या बोलेंगे? धातु को हम इंग्लिश में बोलेंगे मेटल, है ना। इसको हम बोलेंगे नॉन मेटल। इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोलेंगे नॉन मेटल। इसको हम नॉन मेटल कहेंगे। और इसको हम कहेंगे मेटालॉइड। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मेटालॉइड। मेटालॉइड, है ना। इसको हम कहेंगे मेटालॉइड, है ना। ये याद रखना आपको। एक तो होती है धातु, एक होती है अधातु, एक होती है उपधातु, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें करंट जाए उसे हम कहते हैं धातु। जिसमें करंट जाए उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम धातु कहेंगे, है ना। जिसमें करंट जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। अब जो धातु होती है, इस धातु को हम कहते हैं कि ये जो धातु होती है यह विद्युत की सुचालक होती है ना। जिसमें करंट जाता है उसे हम चालक कहते हैं, है ना। और जिसमें जाता है उसी को हम सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सुचालक कहते हैं, है ना। जिसमें करंट जाता है उसे हम धातु कहते हैं, चालक भी कहते हैं, सुचालक भी कहते हैं। चालक भी कहते हैं और क्या कहते हैं उसको? उसको हम सुचालक भी कहते हैं। तो ये सुचालक है, ठीक है। और जिसमें करंट नहीं जाता है वो अचालक। जिसमें करंट नहीं जाता है वो क्या है? वह अचालक है। वह अचालक है। इसे हम कुचालक भी कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कुचालक भी कहेंगे। कुचालक, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम साथी कुचालक कहेंगे, है ना। चालक भी कहेंगे। जिसमें करंट जाएगा वो चालक, उसी को कहेंगे सुचालक। जिसमें करंट नहीं जाएगा उसे कहेंगे अचालक, उसी को बोलते हैं कुचालक। और जिसमें थोड़ा थोड़ा सा करंट हो जाता है उसे हम कहेंगे अर्धचालक। क्या कहेंगे उसे हम? उसे हम कहेंगे अर्धचालक। उसे हम अर्धचालक कहेंगे। अगर आपको यह बात समझ में आ चुकी है तो आप सभी जो है यस लिखिए, है ना। आप सभी जो है यस लिखिए, है ना। धातु, अधातु और उपधातु अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जो है यस लिखिए। और बढ़ जाते हैं फिर हम आगे। अब धातु कौन कौन सी हो सकती है? तो धातु की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, धातु की अगर आपके सामने यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो कौन कौन सी हो सकती है, तो अगर धातु की हम देखेंगे तो धातु बहुत सारी होती है, ठीक है ना। जैसे कि बात करते हैं हम तांबे की, तो तांबा भी क्या होगा? धातु होगी, है ना। तो तांबा एक क्या होगी आपकी? धातु होगी, तांबा, है ना। उसके बाद में चांदी, चांदी भी क्या होगी आपकी? धातु होगी। चांदी भी क्या होगी? धातु होगी। तांबा को हम कॉपर बोलते हैं, चांदी को हम सिल्वर बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होगी आपकी? ये धातु हो जाएगी, है ना। तो जिसमें करंट जाता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और जिसमें करंट नहीं जाता है उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे मेरी बात सुनिए कि ऑक्सीजन जो होगी यह क्या होगी? अधातु होगी। ऑक्सीजन जो होगी यह क्या होगी? ऑक्सीजन जो होगी ये क्या होगी? यह एक प्रकार की अधातु होगी, ठीक है ना। कार्बन एक प्रकार का क्या होगा? कार्बन भी क्या होगा? अधातु होगी। क्या कार्बन में करंट जाएगा? नहीं जाएगा। तो तांबा जो होता है और चांदी जो होती है वह धातु होती है। और ऑक्सीजन और कार्बन क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? यह अधातु है। यह क्या है? अधातु है। एक होता है आपका उपधातु, जिसमें करंट न जाए उसे क्या कहेंगे? उपधातु, है ना। देखो यहाँ तो जिसमें करंट जाता है उसे धातु कहेंगे, जिसमें करंट नहीं जाता है उसे अधातु कहेंगे, जिसमें तनिक तनिक जाता है, थोड़ा थोड़ा सा जाता है, उसे हम कहेंगे उपधातु। जैसे सिलिकॉन की हम बात करते हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है आपका? सिलिकॉन आपका अर्धचालक हैं। सिलिकॉन का मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिल्में आती है, और फिल्में आती है तो हीरो जो है वो 6 पैक लगा के आते हैं, बॉडी बल्ले दिखाते हैं, वो सब जो है चाहे, और रियल में अगर देखेंगे तो उनके इतने होते नहीं है ना। और पिक्चर में, मूवी में बहुत खतरनाक तरीके से दिखाते हैं, वो सिलिकॉन का यूज करते हैं।
है ना। सिलिकॉन का यूज वैसे तो बहुत सारी चीजों में करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक चीजों में भी उसका यूज करते हैं, मेडिकल चीजों में भी उसका यूज करते हैं, और अगर कहे जाए कि ये बॉलीवुड जो है इनमें भी इसका यूज किया जाता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन तो आपने भी देखा होगा, आप चार्जर का यूज करते होंगे, चार्जर में भी क्या होता है, सिलिकॉन होता है। इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी आपकी वस्तुएं होती हैं उन सब में क्या होगा, उन सब में आपका सिलिकॉन होगा। जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, इस डिजिटल बोर्ड के अंदर भी क्या है, अधिकतम इसमें क्या है, इसमें सिलिकॉन रहेगा, अधिकतम इसमें क्या रहेगा, सिलिकॉन रहेगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा कि आपका जो ये हम अगर बात करेंगे कि तत्व जो होते हैं वह कितने प्रकार के होंगे, तो तत्व आपके कितने प्रकार के होंगे भाई साहब, तत्व आपके कौन कौन से होंगे, तो तत्व आपके हो सकते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। तत्व आपके कितने प्रकार के होंगे, तत्व आपके 3 प्रकार के होंगे, है ना। आपको यहाँ पर अभी जूम कर देता हूँ, सारी चीजें दिखाई देगी यहाँ पर, जितने भी हमने फैक्ट लिखे हैं सब कुछ दिखाई देंगे, और आपको इसकी जो है पीडीएफ भी मिल जाएगी, है ना। इसकी आपको जो है पीडीएफ भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी, है ना। करे बाद तो ये यौगिक हो जाएगा आपका, है ना। ये धातु तत्व तो आपने पढ़ लिया है, इसके बाद में मैं एक और बार इसको समझा दूंगा, इसके एक और बार मैं आपको क्या कर दूंगा, रिवाइज कर दूंगा। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे हम अगर बढ़ेंगे तो हम देखते हैं अब यौगिक को, किसको देखते हैं हम अब यौगिक को देखते हैं भाई साहब, है ना। यौगिक को हम देखेंगे। अगर हम यौगिक को देखते हैं यहाँ पर, तो यौगिक जो होता है वह भी 2 प्रकार का होता है। यौगिक कितने प्रकार का होगा, यौगिक 2 प्रकार का होगा, है ना। यहाँ पर यौगिक की हम बात कर लेते हैं, यौगिक कितने प्रकार का होगा भाई साहब, तो यौगिक जो होगा आपका वह 2 प्रकार का होगा। तो यहाँ पर इसके 2 प्रकार हम बना देते हैं। यौगिक कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा, है ना। अब कौन कौन सा होगा, तो एक तो होगा आपका कार्बनिक, एक कौन सा होगा, एक तो होगा आपका कार्बनिक, एक जो होगा वह होगा आपका कार्बनिक। एक तो होगा आपका कार्बनिक, है ना, और एक होगा आपका अकार्बनिक। एक कौन सा होगा, अकार्बनिक। एक तो कार्बनिक होगा, एक होगा आपका अकार्बनिक। अब कार्बनिक जो होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक। जिसमें कार्बन होगा वह कार्बनिक होगा, जिसमें कार्बन नहीं होगा वह अकार्बनिक होगा। इसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इसको हम इनऑर्गेनिक बोलेंगे। जिसमें कार्बन होगा वह कार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं होगा वह अकार्बनिक, है ना। तो अब कार्बन किस में होगा, तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि कार्बन जो होता है ना, कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो जिसमें कार्बन दिखेगा उसमें कार्बन होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर CH4 यानी कि मेथेन लिख दिया, क्या इसमें कार्बन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है तो कार्बन होगा। CH3COOH, क्या इसमें कार्बन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है तो कार्बन होगा, तो ये कार्बनिक है। और जिसमें कार्बन नहीं होगा वह अकार्बनिक होगा। जैसे ही मेरी बात सुनो कि H2O, क्या आपको इसमें कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऑक्सीजन, क्या आपको इसमें कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, यह आपका अकार्बनिक होगा। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, है ना। तो एक तो होगा कार्बन, जिसमें कार्बन होगा वह कार्बनिक होगा, और जिसमें कार्बन नहीं होगा वह अकार्बनिक होगा, वह क्या हो जाएगा, आपका अकार्बनिक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके मिश्रण के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं हम अब मिश्रण के बारे में बात कर लेते हैं। मिश्रण जो होता है वह मिश्रण भी आपका 2 प्रकार का होता है। मिश्रण भी आपका कितने प्रकार का होगा, तो मिश्रण भी आपका 2 प्रकार का होगा। यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ, है ना। मिश्रण आपके कितने प्रकार का होगा, तो मिश्रण आपके 2 प्रकार का होगा। वह कौन कौन सा होगा वह हम यहाँ पर समझ लेते हैं। मिश्रण वह कौन कौन सा होगा, तो एक तो होगा आपका विषमांग। एक मिश्रण कौन होगा, एक मिश्रण होगा आपका विषमांग। एक जो मिश्रण होगा वह कौन सा होगा, विषमांग होगा, विषमांग, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं हम, विषमांग, विषमांग। एक तो होगा आपका विषमांग, है ना, और एक होगा आपका समांग। एक क्या होगा आपका समांग, समांग मिश्रण, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण क्या होता है, विषमांग मिश्रण को हम बोलते हैं हेट्रोजिनस। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं हेट्रोजिनस, हेट्रोजिनस, है ना। इसको हम हेट्रोजिनस कहते हैं और इसको हम होमोजिनस कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे होमोजिनस, है ना। एक होता है हेट्रोजिनस, एक होता है होमोजिनस।
एक क्या होगा आपका हेट्रोजीनस होगा, दूसरा कौन सा होगा आपका होमोजीनस होगा। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो विषमांग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अवयव दिखाई देते हैं। जैसे हमने दाल ली, एक तो तुअर की दाल ली यानी कि अरहर बोलेंगे हम उसको, एक मसूर की दाल ले ली और दोनों को मिक्स कर देंगे, फिर भी उनके अवयव दिखाई देंगे कि नहीं देंगे। तो जिसके अवयव दिखाई देते हैं उसे हम विषमांग कहते हैं, जिसके अवयव दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहेंगे, विषमांग कहेंगे, और जिसके अवयव दिखाई नहीं देते हैं उसे हम समांग कहेंगे, है ना। तो इसके अगर उदाहरण की हम बात करते हैं, विषमांग के अगर उदाहरण की बात करते हैं तो एक तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कि अरहर और मसूर की दाल, क्या देख सकते हैं हम, अरहर प्लस मसूर, अरहर प्लस हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे मसूर, है ना। इन दोनों को हम देख सकते हैं, अरहर प्लस मसूर को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, है ना। अगर उसके पश्चात हम देखेंगे यहाँ पर तो शक्कर और चीनी भी देख सकते हैं, शक्कर थोड़ी बड़ी होती है ना, तो शक्कर प्लस चीनी, शक्कर और चीनी इन दोनों को भी हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। अच्छा आप बताइए, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, हम इसको देख सकते हैं, है ना। तो विषमांग का मतलब ये होता है कि जो घुलता मिलता नहीं है, जो बिल्कुल एकदम से रद्द नहीं होगा। अब देखो मेरी बात सुनो कि अरहर और मसूर है, इसको कुकर में डालो, पानी डालो, सीटी लगा दो 3-4, है कि रबड़ी बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी, बन जाएगी। रबड़ी बनने के बाद का जो मिश्रण होता है उसे हम कहते हैं समांग, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समांग कहेंगे। रबड़ी बनने के बाद में जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहेंगे भाई साहब, उसे हम समांग कहेंगे, उसे हम समांग कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, अरहर 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 प्लस मसूर का विलियन, मसूर का क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा। विलियन का मतलब समझ रहे हो आप, किसी भी वस्तु को अगर जल में घोल दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, वह विलियन हो जाता है। तो अरहर और मसूर का विलियन बिल्कुल समान हो जाएगा, एकदम से रद्द हो चुका है। अब मैं आपको बोलूंगा दाल को रबड़ी बन गई, मैं बोलूंगा अब अरहर की दाल को अलग करो और मसूर की दाल को अलग करो, आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जैसे चीनी है, चीनी दिखती है स्टार्टिंग में, चीनी और नमक को अलग कर देंगे अपन, नमक के भी बड़े बड़े टुकड़े आते हैं कभी कभी, है ना, छोटा नमक भी आता है बारीक और वो भी आता है, तो अपन नमक कर सकते हैं, लेकिन पानी में जैसे ही घोल देंगे उसको, फिर बताओ आप अलग कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते, हम उसके पश्चात अलग नहीं कर सकते। और उसके पश्चात अगर अलग नहीं कर सकते तो वह मिश्रण कौन सा हो जाएगा, वह समांग मिश्रण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अरहर और मसूर का क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा, है ना। और अगर हम यहाँ पर शरबत बना दे और शरबत में क्या डाल दे, शक्कर, एक तो हम डाल देते हैं शक्कर डाल, ओ माय गॉड यहाँ पर गलत कर दिया है थोड़ा सा, है ना, नमक और चीनी आता है यहाँ पर, है ना, शक्कर को ही मैंने चीनी लिख दिया है, इसको आप सही कर लेना है, इसको आप जो है इसको सही कर लेना, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया है। यहाँ पर नमक आएगा, कौन आएगा यहाँ पर, नमक, यहाँ पर नमक आएगा आपका। अब यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो नमक और चीनी जो है वो पानी में अगर डाल दिया जाए, नमक और चीनी, एक तो आपका नमक होगा, एक आपकी चीनी होगी, अगर दोनों को क्या कर दिया जाए, पानी में डाल दिया जाए और विलियन अगर बना दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा समांग। समांग मिश्रण को विषमांग मिश्रण नहीं बना सकते, लेकिन विषमांग मिश्रण को पानी डाल के समांग मिश्रण बना सकते हैं। क्या आप सभी को इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है तो आप यस लिखिए, है ना। अगर आपको इतनी बात समझ में आ चुकी हो तो आप यस लिखिए, है ना। कि पूरे को मैं फिक्स कर देता हूं ताकि बिल्कुल ऐसी की ऐसी आपको पीडीएफ बना के सेंड कर दी जाएगी। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए, किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताइए, है ना। इसको मैं एक बार और समझा देता हूं, एक बार और मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो आप बता सकते हो, कमेंट के माध्यम से अपना जवाब जो है वो प्रेषित आप कर सकते हो, है ना। किसी को कोई दिक्कत आए तो आप बताएं साथी, किसी को कोई दिक्कत हो तो, है ना। पदार्थ की हम बात करते हैं, देखिए ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने यहाँ पर बना दिया है, आप सभी की सहूलियत के लिए मैंने जो है यहाँ पर एक पैराग्राफ बना दिया है ना। और इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो पदार्थ यानी कि मैटर की बात करते हैं, मैटर को दो भागों में हम विभाजित कर देते हैं, एक होता है आपका भौतिक और एक होता है आपका रासायनिक। रासायनिक को हम केमिकल कहेंगे, भौतिक को हम फिजिकल कहेंगे। भौतिक अवस्था जो होती है उसे हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला आपका ठोस होगा जिसे हम सॉलिड कहेंगे, दूसरा आपका द्रव होगा जिसे हम लिक्विड कहेंगे, तीसरा आपका गैस होगा जिसे हम गैस ही कहेंगे इंग्लिश में भी, और एक प्लाज्मा होता है, इसे भी इंग्लिश में हम प्लाज्मा कहते हैं, और पांचवी जो अवस्था होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। ठोस में आपने देखा होगा इसका आकार और आयतन जो होता है वह निश्चित होता है ना। द्रव में आपने देखा होगा आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, और गैस में देखा होगा ना तो आकार और ना ही आयतन, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अगर बात करते हैं हम तो यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है।
और ये प्लाज्मा जो है यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो क्वेश्चन पूछते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा। और पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा जितना हाई टेम्परेचर प्लाज्मा का होता है उतना ही लो टेम्परेचर यानी कि ठंडा किसका होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का होता है। और यह किसने दिया, सत्येंद्रनाथ बोस साहब ने दिया है। प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो आयनित हो जाते हैं। तो आयनित अगर होगा, आयनाइजेशन अगर होगा तो फिर बिजली उत्पन्न होगी और बिजली चमकती है। आपने देखा होगा ना कि आसमान में बिजली क्यों कड़कती है, वो इसीलिए कड़कती है क्योंकि अति उच्च तापमान के साथ उज्ज्वलित होते हैं परमाणु के कण और दोनों एक दूसरे से आयनित हो सकते हैं। आयनाइजेशन उनका होता है, उसके बाद में क्या बन जाता है वो, उसके बाद में बिजली बन जाती है। क्या बन जाती है, बिजली बन जाती है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में बात करते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में परम शून्य तापमान यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। उसके बाद में जो इनका जो पदार्थ बनेगा उसी को हम बोलेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलेंगे उसको हम साथियों, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हम रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर अगर हम इनको बांटेंगे तो ये 3 प्रकार के दिखाई देंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व को हम एलिमेंट कहेंगे, यौगिक को हम कंपाउंड कहेंगे और मिश्रण को हम मिक्सचर कहेंगे। मिश्रण को हम क्या कहेंगे, मिश्रण को हम मिक्सचर कहेंगे। अब बात करते हैं तत्व की। तो तत्व जो होता है क्या होता है, तो एक अकेला जो होता है उसे हम तत्व कहेंगे, जो सिंगल रहेगा उसे हम तत्व कहेंगे। क्या आप भी सिंगल हो तो क्या हो जाएगा, आप तत्व हो। यानी कि सोडियम क्या है, तत्व है। क्लोरीन क्या है, तत्व है। मैग्नीशियम क्या है, तत्व है। ऑक्सीजन क्या है, तत्व है ना। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन अगर एक होगा, ओ होगा तो वो तत्व होगा, लेकिन O2 अगर लग जाएगा तो फिर भैया वो क्या हो जाएगा, वो यौगिक हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक प्रकार का क्या है, ये यौगिक है। तो जो भी सिंगल सिंगल होंगे उन्हें सबको तत्व यानी कि एलिमेंट कहेंगे, उन्हें सबको क्या कर देंगे, एलिमेंट कहेंगे। और जो डबल होगा यानी कि उसे कंपाउंड कर देंगे, है ना। NaCl दोनों साथ में मिल गए तो क्या हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होगा उसे क्या कर देंगे, कंपाउंड कर देंगे। और जिसका फॉर्मूला नहीं होगा उसे हम कह देंगे मिल्क यानी कि शरबत। एक बार मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चा बोले कि अरे सर ये तो बहुत अच्छे समझ में आया है। क्यों, क्योंकि जिसका फॉर्मूला होगा, जिसका फॉर्मूला मुझे याद है वो यौगिक है और जिसका फॉर्मूला मुझे नहीं याद है वो मिश्रण है। मैंने बोला गधे ऐसा नहीं होता है ना। तुम्हें नहीं याद है इसका मतलब ये नहीं कि उसका फॉर्मूला नहीं है ना। Fe2O3 ये फॉर्मूला आपको जैसे कि अगर नहीं याद है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मिश्रण नहीं है ना। फॉर्मूला जिसका होता है वो यौगिक होता है और जिसका फॉर्मूला केवल नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद नहीं है ना। तो आपको याद रखना है। तो मिश्रण क्या होता है, जिसमें फॉर्मूला नहीं होता है। तत्व को हमने देखा, तत्व के कितने प्रकार होते हैं, तत्व के 3 प्रकार होते हैं। तत्व के कितने प्रकार होते हैं, तत्व के 3 प्रकार होते हैं। अब तत्व जो होते हैं, एक तो होगा धातु, एक होगा अधातु, एक होगा उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। जिसमें करंट जाता है उसे कहेंगे धातु, जिसमें करंट नहीं जाता है उसे कहेंगे अधातु, और जिसमें थोड़ा थोड़ा सा करंट जाता है उसे हम कहेंगे अर्धचालक। क्या कहेंगे उसे, उपधातु। क्या कहेंगे, उपधातु। इसके उदाहरण भी मैंने दे रखे। धातु में करंट जाता है इसलिए इसको बोलते हैं चालक, और उसी को बोलते हैं सुचालक। क्या बोलते हैं उसको, सुचालक। अधातु जिसमें करंट नहीं जाता है उसे अचालक, और उसी को बोलते हैं कुचालक, है ना। किसमें जाएगा, ऑक्सीजन में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। वरना पता चला कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एकदम से आपके आके मुंह पे आके टपड़ा जाए, है ना। ओ माय गॉड, करंट लग चुका है ना। अगर ऑक्सीजन में करंट होगा तो फिर करंट आपको लग जाएगा, इसलिए तो इसमें करंट नहीं है। इसीलिए तो हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन हमारी प्राणदायिनी गैस है। क्या है, प्राणदायिनी गैस है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। उपधातु की अगर बात करेंगे तो इसमें तनिक तनिक करंट जाएगा। आप चार्ज करोगे तो तनिक तनिक करंट जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा करंट जाएगा, है ना। और अगर आप चार्ज की बात करते हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा करंट जाता है कि नहीं जाता है ना। उसी को बोलते हैं अपन अर्धचालक, जिसमें थोड़ा थोड़ा सा करंट जाए, वो सिलिकॉन के मिलकर बने होते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यौगिक, किसकी बात करेंगे हम, यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक आपके 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा कार्बनिक यौगिक, एक होगा अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक, अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक। जिसमें कार्बन दिखाई दे वो कार्बनिक, जिसमें कार्बन दिखाई नहीं दे वो अकार्बनिक, है ना। तो क्या आपको CH4 में कार्बन दिखाई दे रहा है, दे रहा है, इसका मतलब क्या है, कार्बनिक होगा। जिसमें आपको देखो CH3COOH कार्बन है, कार्बनिक होगा। जिसमें कार्बन दिखाई नहीं दे, जैसे कि H2O, O2, इनमें कार्बन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, यह अकार्बनिक है। तो यह आपका यौगिक भी हो चुका है, इसे हम बोलते हैं, इसको कंपाउंड कहते हैं, खत्म हो चुका है। मिश्रण की अगर बात करेंगे, मिक्सचर, है ना। किसी भी पदार्थ को 2 या 2 से अधिक अनुपात में, है ना, और किसी भी अनुपात में अगर मिलाएंगे तो फिर वो मिक्सचर बन जाएगा। भेल देखी कि नहीं देखी आपने, है ना। भेल में परमल डालते हैं, सेव डालते हैं, मिक्सचर डालते हैं, नींबू डालते हैं, नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, प्याज डालते हैं, और ये भेल क्या हो गई आपकी, तैयार हो चुकी। 2 या 2 से अधिक किसी भी अनुपात में अगर मिला देंगे तो फिर क्या बन जाएगी आपकी, मिक्सचर बन जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं, विषमांग और समांग। क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं आपके। एक तो होगा विषमांग हिट्रोजीनस, एक होगा समांग यानी कि होमोजीनस, है ना। विषमांग को बोलेंगे हम, विषमांग जिसमें अवयव दिखाई दो,
है ना, अवयव दिखाई देते हैं, कण दिखाई देते हैं, अरहर और मसर, नमक और चीनी दोनों दिखाई देंगे। लेकिन लगाओ सीटी 3-4 कुकर में डाल के, उसके बाद में अवयव दिखाई देंगे? नहीं देंगे। अरहर और मसूर का विलयन बना देंगे, नमक और चीनी का विलयन बना देंगे, तो फिर उसके मिश्रण दिखाई नहीं देंगे। तो ये आज का जो आपका टॉपिक है पदार्थ टॉपिक, यह पदार्थ टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हो आप, और अगर नहीं लेना है तो इसकी पीडीएफ आपको आ जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको आ जाएगी, है ना। आप बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो इस टॉपिक में तो वो बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि हाँ सर हमें यह दिक्कत है ना। तो उनकी दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा, उनकी दिक्कत को क्या कर दिया जाएगा? दूर कर दिया जाएगा, उनकी, है ना, उनके जवाब दे दिए जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ये लीजिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्या ये टॉपिक में आपको समझ में आया? ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका है? ओके, आज के लिए इतना ही काफी। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ में, और है ना, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। करते हैं अब क्लास को बंद।